हाय फ्रेंड्स, आज हमें बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का यूनिट सेकंड स्टार्ट करना है। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था जिसमें 4 चैप्टर गिवन थे। आज हमें सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है जिसमें चैप्टर नंबर 5 है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट गिवन है तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। साइंटिस्ट कौन सी हैं? ये कैथरीन इसाऊ। इनका जन्म 1898 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। तो देखते हैं, कैथरीन इसाऊ वाज बॉर्न इन यूक्रेन इन 1898। सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रसिया एंड जर्मनी। इन्होंने एग्रीकल्चर में स्टडी किया था और वो भी कहाँ से? रसिया और जर्मनी से। एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स। सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट द curly top virus spreads through a plant via the food conducting ORR phloem tissue. डॉक्टर इसाऊ's plant anatomy published in 1954। और ये जो डॉक्टर इसाऊ के थ्रू प्लांट एनाटॉमी पब्लिश की गई वो 1954 में पब्लिश हुई। टू के डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline. The Anatomy of Seed Plants by Catherine Isau was published in 1960। और ये कब पब्लिश्ड की गई? 1960 में। It was referred to as Webster's of Plant Biology। इसको किस नाम से जाना गया? Webster's of Plant Biology के नाम से। It is encyclopedic। In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, becoming the 6th woman to receive that honor। In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989। When Catherine Isau died in the year 1997, पीटर रावन, जो कि किसके डायरेक्टर थे? एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी के डायरेक्टर थे, मैसूरी बोटेनिकल गार्डन remembered that the absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। तो कैथरीन इसाऊ के बारे में बस इतना ही था। ये 1898 में इनका जन्म हुआ और ये 99 की ईयर में ही मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये 9 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है रूट सिस्टम, सेकेंड टॉपिक है स्टेम, देन लीफ, देन फोर्थ टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, देन फ्लावर के बारे में जानेंगे, उसके बाद फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे। फिर 8वां टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और 9वां टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें मतलब जानना है। तो सबसे पहले हमें इसमें इन जनरल पॉइंट्स कुछ हैं तो इसको देखना है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस even though the angiosperms show such a large diversity in external structure ORR morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. In chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organisms, we need to know standard technical term and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plant to their environment. Example जैसे कि दिया है adaptation to various habitats for protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem and leaves। Means अगर आप किसी भी मतलब प्लांट को आप ले लेते हो तो उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों पार्ट देखने को मिलता है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और वो मतलब प्लांट आगे चल के फ्लावर और फ्रूट्स मतलब उसमें आते हैं। द अंडर ground part of the flowering plant is the root system while the portion above the ground forms the shoot system। मतलब जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं और जो ज़मीन के ऊपर जो हमें दिखता है
दिखने वाला पार्ट ज़मीन के ऊपर जो होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि फिगर 5.1 में दिखाया गया है, पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट को दिखाया गया है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। मतलब अंडरग्राउंड पार्ट को रूट सिस्टम बोल रहे हैं और एबव द ग्राउंड पार्ट को शूट सिस्टम बोला जा रहा है। तो रूट सिस्टम में हमें सबसे पहले प्राइमरी रूट उसमें, और प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग होके सेकेंडरी रूट बना लिया, और सेकेंडरी रूट में अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो टर्सरी रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे इस फिगर में नोड और इंटर नोड को दिखाया गया है। मीन्स दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसे इंटर नोड कह रहे हैं। बड दिखाया गया है, एक्सियल, और लीफ, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर लगे हुए हैं इस प्लांट में। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को इस इस प्लांट के अंतर्गत दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम को पढ़ना है। तो देखते हैं द रूट। In majority of the dicotyledons plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil। मतलब जो डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनता है वो प्राइमरी रूट होता है। इट बियर्स lateral roots of the several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots। अगर उसमें प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग देखने को मिलती है तो वो सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सेट्रा ऐसे मतलब आगे ऐसे क्वार्टरनरी इस टाइप से रूट्स बना लेता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और उसकी जो ब्रांचिंग निकली होती है मीन सेकेंडरी और टर्सरी रूट, इन सबको मिला के टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। एज सीन इन दी मस्टर्ड प्लांट, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट में हमें देखने को मिल रहा है। फिगर 5.2 का ए फिगर जो है उसमें टैप रूट सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये मेन रूट से लेटरल ब्रांचेस निकली हुई दिखाई गई हैं। इन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मीन्स थोड़े समय के लिए ही होती है, और वो प्राइमरी रूट जो होती है रिप्लेस्ड हो जाती है ढेर सारी रूट्स के थ्रू। मतलब उसमें ढेर सारी ब्रांचिंग हो जाएंगी तो ढेर सारी रूट उसमें निकल आती हैं। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये जो प्राइमरी रूट होती हैं ये स्टेम के बेस से बिल्कुल निकलती हैं, तो उन सारी रूट मिला के उनको हमें फाइब्रस रूट सिस्टम नाम दे देते हैं। एज सीन इन दी व्हीट प्लांट, जैसा कि व्हीट प्लांट में हमें देखने को मिलता है। फिगर 5.2 का जो वी वाला फिगर है ये फाइब्रस रूट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के केस में क्या होता है जैसे कि ग्रास और मोइस्ट्रा एंड बनियान ट्री, इन सब के केस में क्या होता है रूट्स एराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। मतलब जो रूट होती हैं वो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलती हैं। एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, और इस प्रकार के रूट को एडवेंटिशियस रूट्स नाम दे दिया जाता है। जैसा कि फिगर 5.2 के सी में एडवेंटिशियस रूट्स को दिखाया गया है। इसमें जो है ये जो रूट निकली हैं वो मेन मतलब मेन स्टेम के रेडिकल के मेन स्टेम से नहीं निकली हैं, वो मतलब रेडिकल के अलावा अदर देन यहाँ मतलब लेटरल रूट के रूप में ऐसे दिख रही हैं, तो इनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पे रूट सिस्टम के मेन फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है जो रूट होता है, सॉयल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट के पार्ट को जो है वो एक प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करता है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कुछ होते हैं, उनकी सिंथेसिस भी रूट से होती है। अब हमें पढ़ना है रीजन ऑफ द रूट, मतलब रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, रूट के रीजन में हमें देखना है। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जैसा कि फिगर 5.3 में ये रूट के मेनली 3 रीजन दिखाए गए हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी,
सबसे पहला रीजन है, उसके बाद रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन आगे चल के उसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन इसी रीजन से रूट हेयर्स निकली हुई दिखाई गई हैं। और सबसे जो पहला रीजन था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, इससे रूट कैप निकली हुई हैं। तो इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉयल। ए फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा कि मतलब जो रूट कैप वाला हिस्सा था उसी से मतलब जस्ट लगा हुआ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स होती हैं, वहाँ की सेल्स जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं और मतलब प्रोटोप्लाज्म से एकदम भरी हुई होती हैं। दे डिवाइड रिपीटेडली, वे मतलब तेज़ी से डिवाइड कर सकती हैं। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in the length। और ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ के। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और इसके मतलब रीजन को रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बोलते हैं। द सेल्स ऑफ इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर। जो इलॉन्गेशन जोन की जो सेल्स होती हैं वो आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेंगी और मेच्योर होंगी। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। और मेच्योर करके वो रीजन ऑफ मैचुरेशन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, मीन्स मैचुरेशन रीजन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फ्रॉम दिस रीजन, और अब इस मैचुरेशन रीजन से क्या होता है, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। और इसी मैचुरेशन रीजन से जो होता है मतलब पतली पतली शाखाएं निकल जाती हैं, बहुत पतली पतली धागे जैसी संरचना निकलती है, उसी को रूट हेयर्स बोलते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। और ये जो रूट हेयर होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सॉयल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब हमें यहाँ पे रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में जानना है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं कि रूट के मतलब कितने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट होती हैं वो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं और वो मॉडिफाई हो जाती हैं, मीन्स एब्जॉर्प्शन और वाटर के कंडक्शन के अलावा भी वो और भी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। वो किस किस रूप में मॉडिफाई हो सकती हैं, फूड को सपोर्ट मतलब वो मॉडिफाई हो सकती हैं सपोर्ट के लिए जो है, और फूड के स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो सकती हैं, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। मीन्स कैरेट, टर्निप और इन सब में जो है टैप रूट देखने को मिलता है, और स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट्स पाया जाता है। ये जो है मतलब अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और फूड का स्टोरेज करती हैं। तो कैरेट, टर्निप हो गया और स्वीट पोटैटो, इन सब में जो होता है, इन सब के रूट में फूड का स्टोरेज देखने को मिलता है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल? Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree are? These are called prop roots। और जो banyan tree में हमें हैंगिंग लटकता हुआ रूट दिखता है उसे prop root कहते हैं। Similarly, the stems of maize and sugar cane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem। और इसी प्रकार से मेज और शुगर केन की स्टेम में मतलब सपोर्टिंग रूट देखने को मिलता है। जो ये सपोर्टिंग रूट होता है वो स्टेम के लोअर नोड से मतलब निचले हिस्से से निकला हुआ होता है। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, और इसको स्टिल्ट रूट कहा जाता है। तो मेज और शुगर केन में कौन सा रूट देखने को मिलता है? स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। जैसे कुछ पौधे में क्या होता है, जैसे कि राइजोफोरा का प्लांट है, उसमें मतलब जो रूट होता है वो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड, ग्राउंड से वो बाहर ज़मीन से बाहर की तरफ निकल आता है।
तो वो रूट क्या होता है, किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। सच रूट कॉल्ड निमेटोफोर्स, और इस प्रकार के रूट को निमेटोफोर कहा जाता है। तो राइजोफोरा में कौन सा रूट पाया जाता है, निमेटोफोर्स, जो कि किसमें हेल्प करता है, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए वो वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है। अब हमें रूट सिस्टम के बाद हमें शूट सिस्टम पढ़ना है, जिसमें स्टेम के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मतलब रूट से स्टेम को डिफ्रेंशिएट करता है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जहाँ पे हमने देखा कि जो रूट था वो मतलब निचला हिस्सा था, ग्राउंड का अंडरग्राउंड पार्ट था, जबकि ये स्टेम जो है वो मतलब ज़मीन से बाहर का हिस्सा होता है, अब एबव द ग्राउंड का पार्ट होता है, यानी कि असेंडिंग पार्ट होता है जिससे ब्रांचेज लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स निकली होती हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। जहाँ पे रूट सिस्टम था वो रेडिकल से डेवलप होता था, वहीं पे दूसरी तरफ ये जो शूट सिस्टम है मीन्स ये स्टेम वाला पार्ट है, ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। द स्टेम बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स, स्टेम में नोट्स और इंटरनोट्स देखने को मिलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोट्स, और जिस रीजन से मतलब स्टेम के जिस रीजन से पत्तियां निकलती हैं उस रीजन को हम लोग नोड बोलते हैं। व्हाइल इंटरनोड आर दी पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स, और जो इंटरनोड होता है वो दो नोड के बीच की दूरी होती है। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और आर एक्सिलरी, स्टेम में जो बर्ड्स देखने को मिलते हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन, स्टेम वैसे तो साधारणतया ग्रीन इन कलर होता है, व्हेन यंग, जब वो यंग होता है, एंड लेटर व्हेन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, और जब वो स्टेम थोड़ा हार्ड हो जाता है तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मेन फंक्शन स्टेम का क्या होता है, इससे ब्रांचेज निकलती हैं और ये लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स को मतलब आगे चलकर फॉर्मेशन करता है। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, ये वाटर मिनरल और कुछ फोटोसिंथेट्स का जो है कंडक्शन भी करने में मदद करता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कुछ स्टेम क्या होती हैं, ये ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, फूड का स्टोरेज भी करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं, और कुछ सिस्टम जो होती हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी मदद करती हैं। तो अब हमें रूट की तरह स्टेम के भी मॉडिफिकेशन को पढ़ना है। तो देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। स्टेम भी मॉडिफाइड होके बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसा कि फिगर 5.6 में स्टेम के मॉडिफिकेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये जो फिगर ए है ये स्टोरेज करता है, और ये फिगर बी जो है ये किस में मदद करता है, सपोर्ट में, और फिगर सी जो है ये प्रोटेक्शन में मदद करेगा, और डी है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मदद करेगा। तो ये 3-4 मॉडिफिकेशन स्टेम के यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब हमें क्या देखना है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। जो स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ट्यूमरिक, ज़मीन कंद, कोलोकैसिया, इन सब में देखने को मिलता है। इसमें जो स्टेम होता है मॉडिफाई अपने आप को कर लेता है और फूड को स्टोर करता है। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम दी एक्सिलरी बड, जो स्टेम टेंड्रिल्स दिखाई पड़ती हैं कुछ प्लांट के केस में, वो कहाँ से निकली होती हैं, एक्सिलरी बड से निकलती हैं। और ये स्टेम टेंड्रिल जो होती हैं सिलेंडर होती हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गॉड्स, और ये प्लांट को क्लाइंबिंग में मदद करती हैं स्टेम टेंड्रिल, जैसा कि गॉड्स में देखा गया है और ग्रेप वाइन्स में देखने को मिलता है।
स्टेम टेंड्रिल ग्वार्ट्स में पाया जाएगा और ग्रेप वाइन्स में पाया जाएगा। तो ग्वार्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? कुकम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन, ये सब ग्वार्ट्स के एग्जाम्पल हो गए। और ग्रेप वाइन्स में भी ये स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है जो क्लाइंबिंग में मदद करता है। एक्जिलरी बड्स ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। जो एक्जिलरी बड होता है स्टेम का, वो इन सब और चीज़ों में भी मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है, जैसे कि वो वुडी हो जाएगा, स्ट्रेट और पॉइंटेड हो जाएगा और थॉर्न का फॉर्मेशन कर लेता है। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स, और ये थॉर्न बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे हमें सिट्रस, नींबू का पौधा हो गया, और बोगनविलिया, सिट्रस और बोगनविलिया के प्लांट में थॉर्न देखने को मिलता है। और ये थॉर्न जो होते हैं क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये मतलब ब्राउजिंग एनिमल्स जो होते हैं, चरने वाले एनिमल होते हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब उसमें कांटे जैसी मतलब कांटे जैसा निकला होता है, तो फिर वो उससे मतलब बच जाते हैं एनिमल से। Some plants of arid region modify their stems into flattened or fleshy cylindrical। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। वो एरिड रीजन में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, वो अपने स्टेम को किस फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं? चपटे रूप में। मतलब अगर फ्लैटेंड हो गए, इसका एग्जाम्पल जैसे अपुंसिया है। अगर फ्लेसी और सिलेंड्रिकल हो गया तो उसका एग्जाम्पल यूफोरबिया है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू नीचे, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन, ए सिलेंडर lateral branch arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of root is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम के केस में क्या होता है? जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots। तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ये रनर के एग्जाम्पल हो गए। और जो मिंट और जैस्मीन है, ये स्टोलेन का एग्जाम्पल हो गया। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम ये शक्कर के एग्जाम्पल हो गए। और जैसा कि पिस्टिया, आइकार्निया, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इसमें रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है। और अब हमें लीव्स के बारे में पढ़ना है। तो लीव्स क्या होती हैं? द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। तो ये सबको पता है कि लीफ जो होती हैं वो स्टेम से लगी हुई होती हैं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। ये कहाँ से निकलती हैं? लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं, जो स्टेम में नोड्स पाए जाते हैं, उनसे निकलती हैं। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच, और ये एक्सिलरी बड जो होती है ये बाद में आगे चल के ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट, एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। लीव्स जो होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? सूट, एपिकल मेरिस्टम से निकलती हैं। तो ये अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज किए होती हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मीन्स होता है जो यंग लीव्स होती हैं वो अपर पाई जाएंगी, जो ओल्डर यानी कि पुरानी पत्तियाँ होंगी वो लोअर साइड में पाई जाएंगी। ये एक्रोपिटल ऑर्डर का मैनर होता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। मतलब टिपिकल लीफ में देखा जाए तो 3 मेन पार्ट देखने को मिलते हैं। और लीफ का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन सबको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है। मीन्स वो जो गार्डन का वो किचन होता है वो लीफ ही होता है। तो लीफ के 3 पार्ट हो गए, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमाइना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड may bear 2 lateral small leaf-like structure called stipules. In monocotyledons, the leaf face expands into a sheath covering the stem partially or wholly.
इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन। कुछ लेगुमिनस प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वॉलन हो जाता है, विच इज कॉल्ड द पल्विनस, और उसको पल्विनस बोलते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। जो पेटियोल होता है वो होल्ड किए होता है पत्ती को। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। जो लॉन्ग मतलब लंबा और पतला सा फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है वो पत्ती को हवा में मतलब फ्लटर करने में मदद करता है। देयर बाई कूलिंग द लीफ, जिससे पत्तियों को ठंडक मिलती है, एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और लीव्स की सतह तक फ्रेश एयर पहुंचती है। द लैमिना ओवरऑल लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन which is known as the midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport for water, mineral and food materials. और ये जो वेन्स पाई जाती हैं पतली पतली निकली हुई रहती हैं वो किस में मदद करती हैं? वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में एज ए चैनल वर्क करती हैं। The shape, margins, apex surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. जो पत्तियों की से मार्जिन की जो पत्तियों का मार्जिन होता है उसका मीन्स अपेक्स जो होता है वो मतलब वैरी करता है, अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो अब हमें यहाँ तक ही लीफ के बारे में पढ़ना था। इसके आगे हमें मतलब वेनेशन के बारे में पढ़ना है। अब हम इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।